So hello everyone, this is me Pratyush and this is an amazing channel cracking class 12th और BSc Chem। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इस चैनल पे। आज हम लोग की जो वीडियो है वो है जेईई मेंस के पेपर के 29 जनवरी का। इससे पहले हम लोग ने 24-25 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी 4 पेपर्स हम लोग ने क्या कर दिए, फिनिश कर दिए। ये चल रहे हैं 2023 का और आज जो देखेंगे वो शिफ्ट 1 देखेंगे। क्लियर, स्टार्ट करें। यहाँ पे हम लोग के पास दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में हमारे पास सारे एमसीक्यूज चलेंगे, सेक्शन बी में हमारे पास मोस्टली न्यूमेरिकल या सॉल्व करने वाले वैसे क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ऑब्टेन्ड बाय ऑस्टवर्ड मेथड, ठीक है, इन्वॉल्विंग एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया अपॉन फर्दर दिस हाइड्रेशन फॉर्म ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इवोल्यूशन ऑफ ए द ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ए और बी बताना है। देखो यहाँ पे पहली बात ऑस्टवर्ड प्रोसेस की बात कर रहा है। ऑस्टवर्ड प्रोसेस होता क्या है, ऑस्टवर्ड प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब इस नाइट्रिक एसिड में हमारे पास दो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं, जो कि एक NO और दूसरा होता है हमारे पास NO2। इतनी बात क्लियर। अच्छा, यहाँ से तुम लोग को एक बात यहाँ से समझने वाली है कि अगर हम लोग अमोनिया को ले रहे हैं तो अमोनिया को हम लोग कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन। जब भी यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया CH4 प्लस O2, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन लेंगे या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे, हमेशा यहाँ पे CO2 प्लस H2O बनना है, हमेशा यहाँ पे NO प्लस H2O ही अधिकतर बनना होता है। ठीक, अगर कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एक कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक, ये जब छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कैटलिस्ट रिएक्शन पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक, इसकी बैलेंसिंग भी याद कर, जैसे उनको याद कराते तो बहुत ईजी होता है, 4 5 4 6, तो 4 5 4 6, तो बैलेंसिंग भी ऐसे हो जाती है। खैर छोटे बच्चों पर अब यहाँ पे हमारे पास NO, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमको मिलता है नाइट्रिक एसिड। क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड, प्लस यहाँ से एक्स्ट्रा यानी जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है NO, यही NO यूज्ड होता है हमारे पास, गिव्स पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। क्या देता है, गिव्स पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट। तुम लोग ने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास जैसे क्या कहते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ से FeSO4 पड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर ड्रॉप से हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं और किस में मिक्स कर रहे हैं, हम लोग HNO3 में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं, पूरा ब्राउन रिंग टेस्ट की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास बनता है वो Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो Fe देखो चला गया Fe3 प्लस में, यानी ऑक्सीडाइज हो गया, और प्लस वाटर प्लस NO निकल गया। अब यही FeSO4 जो रहेगा वापस से इसी NO के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ, तो यहाँ से हम लोग को देगा ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यहाँ से ब्राउन रिंग टेस्ट हमारे पास कैसे देगा, देखो Fe को मिला दो, Fe फिर मिला दो उसको NO के साथ, फिर यहाँ पे मिला दो उसको H2O के साथ, बाकी बचा SO4 को ब्रैकेट के बाहर कर दो इस तरह, तो हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो Fe है, NO है, H2O है और SO4 बाहर निकल गया, या तो कभी कभी 2+ भी लिख देते हैं तब भी काम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन। किसकी मदद से हो रही है, NO की मदद से हो रही है, और जो B कंपाउंड है हमारे पास कौन सा रिलीज हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन के बाद वो रिलीज हो रहा है NO2। इसका मतलब हमारे पास एक NO है और एक NO2 है, तो NO तो कहीं है ही नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। अच्छे समझ आया, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। तो हम लोग ने देखा किसकी मदद से हो रही, NO की मदद से हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही वो भी देखा, और क्या उसका फॉर्मूला होता है ब्राउन रिंग का, बहुत ईजी है, Fe NO H2O, और यहाँ पे दो बड़े बड़े ब्रैकेट लगा दो और बाहर में SO4 कर दो, तो यहाँ पे 2+ हो जाता है, ये 2- होता है, और यहाँ पे 5 होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लाइगेंड्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, जो हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल होते हैं या तो टेट्राहेड्रल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल होगा तो 6 होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो 4 होगा। तो अब की लेकिन यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6, यानी H2O कितने हैं, इसीलिए हमारे पास 5 हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग, ठीक है। अच्छा, स्मॉग के बारे में बताना है, यहाँ पे ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक टर्म दे रखा हुआ है क्लासिकल स्मॉग, और दूसरा हम लोग को टर्म दे रखा हुआ है फोटोकेमिकल स्मॉग। पहले जान लेते हैं क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। देखो क्लासिकल स्मॉग में हमारे पास होता है SO2, ठीक। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है हमारे पास NO2। फोटोकेमिकल यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी गर्मी में, यानी दिन के टाइम। क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो कोल्ड और ह्यूमिड एरिया में होता है, यानी थोड़ा सा नाइट के टाइम में भी होता है, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो क्लासिकल स्मॉग है वो हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को क्या बोल रहे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। इसको हम लोग लंडन स्मॉग भी बोलते हैं, एज अ जनरल नॉलेज की तरह। अब लंडन स्मॉग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बार लंदन के टाइम, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, दिसंबर का टाइम तो बहुत ज़्यादा स्मॉग होने की वजह से उसको वहाँ से ही बताया गया कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से ही पता चला कैसे उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। तो वही लंदन का ही पूरी कहानी है, तो इसी वजह से इसको लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है, कोल्ड और ह्यूमिड वेदर में होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक। अब मेन कंपोनेंट तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड होगा, स्मॉग होगा, फॉग होगा। भाई ह्यूमिड कंडीशन है तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी हमारे पास, और जो कि चोकिंग मिक्सचर, मतलब भाई बहुत ज्यादा कोरस है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बस वही चीज है, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर तुम देखना चाहोगे तो कार्बन है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अब उसी सल्फर, भाई सल्फर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और वापस से वो क्या बनाएगा हमारे पास, SO3 के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कहने का है जो SO2 है वो वापस SO2 के साथ ट्रीट करके SO3 बनाएगा। यही SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। तो यहाँ पे मेनली सब कौन सी रिएक्शन का यूज हो रहा है, सब सल्फर का यूज हो रहा है, ठीक। समझ आया पक्का। अब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं, और इसको लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहीं पे देखा गया था। तो कंडीशन की बात करते हैं, वार्म और सनी वेदर की बात कर रहे हैं। अब भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेड है, तो हाई ट्रैफिक एरिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से सनलाइट, यहाँ पे फोटोकेमिकल सनलाइट होगी। अब मेन कंपोनेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्राउन रिंग वाला है वो वही यूज होता है। ब्राउन रिंग में हमारे पास NO और NO2 यूज होता है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी HC की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और O3 और पैन यानी हमारे पास क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे पैन की बात कर रहे हैं। ओजोन कैसे बन रहा होगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन होगा प्लस O2 के साथ मिला करके हम लोग ओजोन बना रहे हैं, ठीक। तो मतलब ये हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट है। और चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए। क्लासिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं। अब भी तो हम लोग ने देख रहे हैं क्लासिकल स्मोक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी वन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। बोथ NO2 एंड SO2 आर प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, भाई अब भी हम लोग देख रहे थे या तो CO2 आ रहा था या तो फिर SO2 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। NO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, अब भी हम लोग देख रहे थे क्या, SO2, NO2 तो है ही नहीं, यानी ये सारे गलत हैं। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। देखा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और हमारे पास सारे ऑप्शन के आंसर फटाफट निकल गए। तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान दिया करो, सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही ज्यादा भागा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा ठीक है, फॉर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सबके अच्छा उन्होंने दे भी रखे हैं। द मेटल एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड, अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑर्डर का है। जो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का हमारे पास 0.0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले मोस्टली सब नेगेटिव में चलते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले सब पॉजिटिव में चलते हैं। जो नेगेटिव में होंगे इसका मतलब उनका वो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं लूज करना चाहते, इसीलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या चलता है, माइनस में चलता है। जो इलेक्ट्रॉन मेनली गेन करना चाहते हैं इसीलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या चलता है, पॉजिटिव में चलता है, ठीक। इतनी बात क्लियर। अच्छा, तो जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, नेगेटिव में होते हैं,
वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास कौन कौन है, हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास वेनेडियम है और क्रोमियम है। इसका मतलब हमारे पास वेनेडियम का 2+ और क्रोमियम का 2+, बस यही कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो तुमको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, जो निगेटिव में, वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्ट पीबी, ठीक। और जो हाइड्रोजन से, जो पॉजिटिव वाले जो हाइड्रोजन से यहाँ पे नीचे हैं, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। इसलिए अब समझ आया पक्का अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, यानी 1 होगा, ठीक। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, यानी उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ अगर कम है तो इसका मतलब जो पहला जो n हो जाएगा हाइड्रोजन का, वो तो 1 हो जाएगा। दूसरा जो n हो जाएगा वो इनफाइनाइट तो नहीं चला जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ना। अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो n हमको नहीं पता कहाँ है, तो हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, ध्यान रखना। द लॉन्गर वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ He+, He+ की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे Ne मेरे पास 2 हो जाएगा, हीलियम है ना। अब लॉन्गर मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो एनर्जी कम होगी, तो सिर्फ मान लेते हैं एक ही स्टेप ऊपर बढ़ पाएगा, एक ही स्टेप ऊपर बढ़ पाएगा। तो मेरे पास n = 2 के साथ n = 3 हो जाएगा। n1 2 है, मतलब n1 2 है और n2 3 है, ठीक। इतनी बात के लिए अब हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला लगाते हैं ना यार, और लगाते हैं। रेडबर्ग फॉर्मूला तो बहुत ईजी है भाई, यहाँ पे 1/λ RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, बात खत्म, ठीक। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लार्जर एनर्जी गैप, जाहिर सी बात है, n = 1 चल रहा है, n = n2 2 इनफाइनाइट चल रहा है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पे 1/λ, ठीक। RZ हाइड्रोजन का Z एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1R आ गया, ठीक। यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 - 0 हो गया, तो यहाँ पे R1 हो गया, R1 यानी हमारे पास R हो गया, तो 1/λ = R हो गया, ठीक। अब इसके बाद हीलियम चल रहे हैं, तो n = 2 चलेगा, n = 3 चलेगा। हीलियम के लिए Z = 2 हो गया। बाल्मर सीरीज है तो n = 2 हो गया, और लॉन्गर वेवलेंथ है तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप हो गया, यानी हमारे पास जो 1/λ है वो RZ² में 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। देखो मैं बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। तो Z हमारे पास हीलियम का 2 है, तो 2 रखा, 1/n2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब तुम सोचोगे ये आया कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास 4R हो जाएगा, तो 4R लिख दिया इसको, ठीक। ये हमारे पास कितना है, ब्रैकेट में 1/4 है, ठीक। ये हमारे पास ब्रैकेट में 1/9 है, ठीक। तो टोटल मेरे पास नीचे 36 हो जाएगा, ठीक। ऊपर मेरे पास 5 हो जाएगा, ठीक। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया, बस। अब समझ आया, नहीं आया, पक्का आया ना, ठीक है। अब इसको तुम कट करोगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया है। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया है, 5/9 और R, जो कि R इसके साथ चल रहा था, और 1/λ' मतलब ऊपर वाले का हम लोग ने एक लैम्डा अलग लिया हुआ था, तो नीचे वाले को हम लोग ने λ' में ले लिया, ठीक, पक्का। अब R की वैल्यू अभी हम लोग ने देखी थी। अच्छा, हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने लैम्डा को ऊपर कर लिया, तो यहाँ से क्या कहते हैं 9 ऊपर चला गया, 5/R नीचे आ गया, क्योंकि मतलब अपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम लोग ने अभी देखा ना, लैम्डा हमारे पास 1/R आ रहा था, तो हम लोग R = 1/λ लिख सकते हैं। अब यहाँ इसका मतलब इसकी जगह हम लोग 1/λ लिखेंगे, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो 9λ/5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो हमारे पास जो नया लैम्डा आ रहा था, λ', वो कितना आ रहा है, 9λ/5 आ रहा है। इसका मतलब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, 36 नया 9/5 लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आया अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉन्ड डिसोसिएशन इज एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अच्छा ये तो सारे हाइड्रोजन्स हैं, इसका मतलब पूछ रहा है इसमें से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अगर I और I है, इसके बीच का जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है।
ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब एक बार बताओ, जिसका साइज ज्यादा है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बड़ी सी लकड़ी है, मैंने उसको क्या किया, मेरे पास उसको कैरी करने के लिए अच्छी चीज है, तो मैं उसको अच्छे से मैंने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, वो आसानी से टूट गया, क्योंकि मैं उसको उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, तो मैंने उसको अच्छे से कैरी किया और मैंने उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, तो ज्यादा मुझे एनर्जी लगी नहीं। इसीलिए जिनका साइज ज्यादा होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, तो मेरे पास इसका मतलब फ्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनका साइज तो कम है और सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन सबसे कम एनर्जी हो जाती है फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का मान लेते हैं एक ये शेल है, ठीक, और एक ये शेल है, मैं आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। पहली बात, एक एटम इतने इलेक्ट्रॉन नहीं झेल पा रहा है, मतलब यही वाला जो हमारे पास एटम है फ्लोरीन का, वही इतने इलेक्ट्रॉन नहीं झेल पा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और वही रिपेल कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, मैंने फ्लोरीन का एक और एटम मिलाया, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड क्या होंगे, भागेंगे, यानी एनर्जी रिलीज होगी, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इसी वजह से इसको जरा सी एनर्जी देने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक। लेकिन सबसे आसानी से कौन टूटेगा, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सरफेस एरिया मेरे पास सबसे ज्यादा है I2 का, तो यानी सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी हमारे पास I की, सबसे कम बता रहे हैं, हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद मेरे पास F2 की, फिर Br2 की, और फिर मेरे पास हो जाए क्लोरीन की। क्योंकि क्लोरीन इसलिए क्योंकि उसका साइज ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, मॉडरेट है, इसीलिए उसके जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है। क्लियर? तो इसीलिए जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म न्यूट्रल एटम, तो इसीलिए फ्लोरीन की देखो कम है, सबसे कम आयोडीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर क्या हो जाती है, क्लोरीन की। इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो क्लोरीन, तुमको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिखना आता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लोरीन को उठा करके यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे पास किस तरह हो जाएगा, देखो इस तरह, यहाँ से यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, बस थर्ड नंबर पे लिख देना है, बस। समझ आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, pKa, क्या ये एसिडिटी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, एसिडिटी के बारे में बता रहा है। तो एक बात बताओ, अगर चलो हम लोग pH लेते हैं, pH स्केल के हिसाब से, तो जिसका pH सबसे कम वो उतना अच्छा है एसिडिक, इसका मतलब जिसका pKa सबसे लोअर रहेगा वो एसिड सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे या फिर स्ट्रॉन्गर होगा, वो क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा, उसका pKa सबसे कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यानी जो उसमें जो एसिडिटी है उसको क्या करेगा, कम करेगा, इसका मतलब उसका pKa क्या करेगा, हायर करेगा। कैसे, यहाँ पे दे दो, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि pKa मेजर द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, लोअर pKa स्ट्रॉन्गर एसिड, इसका मतलब हायर pKa वीकर एसिड, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो NO2 हो, Cl हो, जो यहाँ पे दिए हुए मैंने उन्हीं को लिया है। अच्छा, इन दोनों में भी कौन ज्यादा है, इन दोनों में भी NO2 ज्यादा है, फिर Cl है, ये बात ध्यान रखना। इंक्रीज एसिडिटी, लोअर pKa, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो डिक्रीज एसिडिटी और इंक्रीज pKa, ठीक। अच्छे समझ आए? पक्का? अब यहां पे क्वेश्चन पे आओ, देखो हमको क्या दिया हुआ है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। एक पल के लिए मान लेते हैं हमें स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता, हम सिर्फ देखते हैं कितने नाइट्रो है, डाई नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो डाई नाइट्रो है, इसका मतलब यहाँ पे तो 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे सबसे तेज खींचेगा, और भी कई नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इसका मतलब ये, लेकिन यहाँ पे तो एक नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका मतलब ये वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो सबसे पहले A आएगा फिर B आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्लोरीन उसके बाद बताया था, इसका मतलब इसके बाद C वाला आ जाएगा, इसके बाद C वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल, इसका मतलब मेरे पास ये रहा फिनॉल, ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, फिनॉल आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पे मान लेते हैं मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, और मेरे पास यहाँ पे 5 पे मिथाइल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, हाँ यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप की तो भरमार है, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी सबसे ज्यादा इसको बेसिसिटी की तरफ ले जाएगा, एसिड से हटा रहे हैं,
इसका मतलब ये सबसे कम हो जाएगा, तो हमारे पास ये सी वाला नहीं था, वो क्लोरीन वाला, मैंने उसके चक्कर से सी लिख दिया, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर उसके बाद फिनॉल, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना कम से कम बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये डी हो जाएगा। फिर मेरे पास सी हो जाएगा, तो ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी। अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आया ना पक्का अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब पीवी के टर्म में दे रखा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हुआ है। यहाँ पे जब भी पीवी वर्सेस पी बनाएंगे तो ऐसे सीधे जाएगा, पीवी वर्सेस वी बनाएंगे तो भी ऐसे ही कांस्टेंट जाएगा। लेकिन उन्होंने अब मुझे एक अलग से एक आइडियल गैस के अकॉर्डिंग मुझे इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, और बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस के हिसाब से चल रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब बी जो है वो गैस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, और ए हमारे पास नीचे प्रेशर के टर्म में आ रहा है, यानी वो क्या है, लोअर हो रहा है, यानी प्रेशर बहुत कम है, लोअर प्रेशर है। कुछ समझ पाए, यानी बी क्या है, गैस के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, और ए क्या है, लोअर है यानी कम है, तो लोअर प्रेशर है यानी वो बहुत कम प्रेशर है, यानी ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। इन्होंने एक और टर्म दे रखा, वो दे रखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारे पास ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इसमें क्या करो, तुम इसको नीचे ले लो, पी वी बाय एन आर टी इज इक्वल टू जेड। अब ये जो जेड है यही हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आता है, और मैं बताता हूँ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो रियल गैस जो होती है उसमें वो आइडियल गैस को नहीं मानती है, मतलब उसको फॉलो नहीं करती है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो। देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, हाउ मच रियल गैस डेविएट्स, कितनी रियल गैस या कैसी रियल गैस डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब कहने का और इजी अगर मैं शब्दों में बताऊं तो मीन्स व्हेन रियल गैस डज नॉट फॉलो द आइडियल गैस लॉ, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 दे रखा हो तो z इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 दे रखा हुआ है। ठीक, अब एक और टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, अगर नहीं मान रहा है, मान रहा है तो कब कितना होगा, अगर मान रहा है तो कब कम होगा, नहीं मान रहा है तो कब ज़्यादा होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो तब क्या होगा। तो अगर z इज इक्वल टू 1 है तो गैस जो बिहेव करेगी वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक, अगर z कम हो जाएगा तो इसका मतलब गैस मोर कंप्रेसिबल है। मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, तुम्हारे पास इतना बड़ा कुछ बॉक्स या बलून टाइप का है, अभी उसमें हवा बहुत कम है, तुम ईजिली कंप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब उसमें क्या है, अभी गैस कम है तो इस वजह से तुम उसको कंप्रेस कर पा रहे हो, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वही बलून बहुत ज़्यादा टाइट है तो तुम उसको कंप्रेस कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गैस का प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसमें मतलब गैस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो लेस कंप्रेसिबल है। तो वहाँ पे गैसेस का क्या हो रहा है, रिपल्शन ऑलरेडी वॉल कंटेनर के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमारे पास अगर z ज़्यादा होगा तो लेस कंप्रेसिबल, z कम होगा तो मोर कंप्रेसिबल। इतनी बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से वॉन्डर वॉल इक्वेशन क्या बनेगी, तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन बनेगी क्या, वॉन्डर वॉल इक्वेशन होती क्या है, वो हमारे पास होती है, देखो P प्लस ए बाय वी का स्क्वायर, एक a के साथ होता है, ऐसे ही v माइनस वी के साथ होता है, इज इक्वल टू आर टी। बस इतना होता है हमारे पास, यानी देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक, n हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 है तो p के साथ चला जाता है p प्लस ए बाय वी स्क्वायर चला जाता है, और जो v के साथ आ जाता है v माइनस वी आ जाता है, बस। यानी a और b के टर्म में हमारे पास यहाँ से रहेंगे। अब a और b जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट जो दिए हुए हैं, ये हमारे पास जो a है वो बताता है हमारे पास हमेशा के लिए अट्रैक्टिव फोर्स, और b मैंने अभी आप लोग को ऊपर में बता रहा था, क्या था, कितना गैस वॉल्यूम जो होता है एक्सपैंड करता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको एक काम करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास PV हो गया, PV हो गया, फिर हमारे पास PB हो गया, PB हो गया। ठीक, यहाँ से AV स्क्वायर हो जाएगा, AV स्क्वायर हो गया, फिर हमारे पास AB स्क्वायर हो जाएगा, फिर AB स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में RT हो जाएगा। अब ये v से v मर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टर्म को उठाया, मैंने उधर कर दिया,
तो हमारे पास PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में PB हो जाएगा, ठीक। ये प्लस वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में AV अपॉन में V स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात कुछ समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये V से V मर गया था तो उधर जाएगा तो A अपॉन V हो जाएगा माइनस का। अब मैंने ये टर्म नहीं लिखा है, ये मैंने टर्म क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोग क्या बताया, ये B अपॉन V स्क्वायर, B वाला टर्म क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और तुम लोग ने देखा है जो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, एक कांस्टेंट ऐसे जा रहा है, यानी जो B है वो गैस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, गैस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, तो हम इसको मान लेते हैं कि वहाँ पे वो नेगलेक्ट जीरो हो रहा है। और पहली बात एट लो प्रेशर पे हो रहा है, तो द वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, सो गैस एक्सपैंड्स अ लॉट, सो बिकम्स वेरी स्मॉल क्लोज टू जीरो। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब गैस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है तो इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो वो इनफाइनाइट जा रही है, इनफाइनाइट। तो अगर 1 अपॉन V स्क्वायर जब भी इनफाइनाइट को हम लोग लेते हैं तो वो हमारे पास टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो इसीलिए हमारे पास ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो हमारे पास ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, इसको नेगलेक्ट मान लिया जीरो। अब समझ आया? तो यहाँ से हम लोग ने उसको नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग ने क्या किया, डिवाइड कर दिया RT को बोथ साइड, यानी इधर भी और इधर भी हम लोग ने RT को डिवाइड किया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये वाली, ठीक। RT से डिवाइड करो, यहाँ पे RT, यहाँ पे RT, यहाँ पे RT और यहाँ पे हमारे पास RT, ठीक। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास P, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू वापस से मैं RT लिख सकता हूँ, ठीक। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ही रहने देता हूँ ताकि तुमको और भी ज्यादा क्लियर हो। ये तो अभी हम लोग ने देखा Z है, इसका मतलब मैं Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT प्लस PB अपॉन RT माइनस का AV अपॉन RT। अब यहाँ से एक बात बताओ, PB अपॉन RT को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, स्मॉल प्रेशर की बात करो ना, एट लो प्रेशर की बात करो, यानी ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह, ये पूरा PV, ये हमारे पास वो 1 हो गया RT बाय RT प्लस PB अपॉन RT माइनस का A RT अपॉन V, ठीक है। एट लो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत स्मॉल है, तो ये हमारे पास जीरो हो गया। अब ये हमारे पास जब जीरो हो गया तो 1 माइनस A अपॉन RTV, तो हमको जो इक्वेशन फाइनली चाहिए थी वो तो हमको मिल गई। अब ये देखो इक्वेशन किसके साथ मैच कर रही है क्वेश्चन में, ये इक्वेशन में मैच कर रही है A प्लस, नहीं प्लस वाला तो नहीं है, B बाय V भी नहीं है, B माइनस V भी नहीं, यानी हमारे पास 1 माइनस का A RT बाय V हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पक्का अच्छे समझ आए? तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस खाली हमें वंडर वॉल इक्वेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी जो कि आइडल गैस फॉर्म में, और दूसरी बात हमें यहाँ से क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता होना चाहिए था जिससे Z के जरिए हम रिलेट कर पाते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो 1 माइनस में चल रहा है यानी कम चल रहा है, तो Z हमारे पास क्या है, 1 से कम है, इसका मतलब गैस यहाँ पे क्या है, मोर कंप्रेसिबल है, यानी यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। पक्का अच्छे समझ आए? तो यहाँ पे Z हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द बोरेक्स स्पीड, बोरेक्स स्पीड का तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हमारे पास देखो 2 सोडियम रहेंगे, ठीक, हमारे पास 4 ब्रोमीन रहेंगे, ठीक, ऑक्सीजन 7 रहेंगे, बाकी .10 H2O यानी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी WOC ऐसा क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में चलेगा। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। देखो 4 B लेने हैं, 4 B लेने हैं, 4 B ले लिए, ठीक, सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो इस तरह, अरे इस तरह, ओहो, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखो कितने ऑक्सीजन लग गए हैं, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन लग गए। अब ऐसे ही हर बी को वापस से रिएक्ट कराओ OH के साथ, इस तरह, इस तरह और इस तरह। अब देखो कितने ऑक्सीजन चले गए, 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमारे पास 6 7 8 9 ऑक्सीजन निकल गए। तो हमारे पास जब 9 ऑक्सीजन निकल जाते हैं तो हम लोग इसका ये फॉर्मूला बनता है, प्लस इसके चारों तरफ इस तरह ब्रैकेट लगा के, इस तरह चारों तरफ ब्रैकेट लगा करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2Na प्लस हम लोग लिखते हैं 8H2O। तो 8 और 9 कितना होता है हमारे पास, 17, तो इसी वजह से 17। और यहाँ पे भी देखो हमारे पास फॉर्मूले में कितने हैं, 8 मतलब 7 और 10 17। तो इसी तरह इसका ये क्या बनता है हमारे पास, इसका किसका फॉर्मूला बनता है, बोरेक्स का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक समझ आए? अब देखते हैं यहाँ पे इसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग द बोरेक्स बिड विद कॉपर सल्फेट, ठीक है,
अच्छा, कॉपर सल्फेट ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बोरेक्स बीड वाज ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, देखो जो Cu2+ होता है उसका कलर यहाँ पे ब्लू ग्रीन जैसा होता है, तो यहाँ पे Cu2+ तो यहाँ पे है और Cu2+ यहाँ पे, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन यही हो जाना चाहिए अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 1 to 43 सेकंड्स या 1 शायद 14 सेकंड 1 मिनट 14 सेकंड रहते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग ने इस ट्रिक के साथ देखा, हम लोग ने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम लोग को अच्छा यहाँ पे भी है, लेकिन जो CuO का कलर होता है वो ब्लैक होता है, क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो बोरेक्स बीट के साथ रिएक्ट करता है, जो बोरेक्स बीट होता है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, वो बताता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो बेस्ड ऑन देयर कलर दे इम्पार्ट टू बोरेक्स बीट इन अ फ्लेम। मतलब कहने का जो बोरेक्स बीट टेस्ट है एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, ठीक, यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल आयन बेस्ड ऑन देयर कलर्स के फॉर्म में, ठीक है, दे इम्पार्ट टू बोरेक्स बीट इन अ फ्लेम। मतलब बोरेक्स बीट हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं, उसके साथ हम लोग एक ट्रांजिशन मेटल आयन ले रहे हैं और हम लोग कलर को शो करा रहे हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ने क्या किया, बोरेक्स बीट को लिया, यहाँ से ध्यान देना, व्हेन कॉपर सल्फेट इज यूज्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट, तो बोरेक्स बीट लिया और कॉपर लिया, उसको हम लोग ने साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या बना, इस तरह कॉपर बोरेट आयन। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या कलर शो करता है, ब्लू ग्रीन कलर्ड बीट शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म ग्लासी बीट की तरह एक्ट करता है ऑन हीटिंग विच कंटेन बोरेट आयन, और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यानी क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज, Cu रिएक्ट विद, इस तरह, ठीक, समझ आए। मैंने बोरेट आयन लिया हुआ है क्योंकि पहले जो बोरेक्स है वो फॉर्म ग्लासी बीड होता है, उसको हीट करने के बाद वो बोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी बोरेट आयन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर के साथ, ठीक, समझ आया, पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरह कॉपर बोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल कोगुलेट, कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब हमारे पास बिगर साइज पार्टिकल्स, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, फॉर्म व्हेन FeCl3 इज एडेड टू NaOH, अच्छा FeCl3 है प्लस NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेरे पास FeOH का होल थ्राइस बना रहा है प्लस मेरे पास NaCl निकल जा रहा है, अच्छा ठीक, यानी ये कोगुलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Fe3+ के कितने आयंस है, पॉजिटिव 3 आयंस है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने हमारे पास एनायंस लगेंगे, ये हमारे पास क्या है, कैटायन 3 पॉजिटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के बराबर हमको क्या चाहिए, एनायन चाहिए, तो एनायन हमको भी कितने चाहिए, -3। तो अब देखते हैं यहाँ पे -3 एनायन कितने, SO4 -2, AlCl3 -1, Ca3PO4, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3+ है, इसका मतलब हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है हार्डी रूल, हार्डी सुलजे रूल हमारे पास लग रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, CaCl2। अब CaCl2 भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे +2 है और -2 है, यानी ये भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में चल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखेंगे तो हमारे पास ये मोल ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये माइनस चार्ज ज़्यादा आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के हिसाब से जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, हार्डी सुलजे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोगुलेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बार देख लेते हैं, तो हमारे पास ये जो इट टेल्स अबाउट हाउ द चार्ज एंड वैलेंसी ऑफ आयन इफेक्ट कोगुलेशन करते हैं, ठीक है, जो कि PPT फॉर्म करता है कोलाइड के फॉर्म में। इसका मतलब अगर मैं एक ट्रिक लिखूं तो जो कोगुलेशन जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ अपोजिट चार्ज आयन के। मतलब यहाँ पे अगर हमको कोगुलेशन पावर यानी हमको बराबर करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो +3 है, तो इधर भी हमको चाहिए -3 न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो कोलाइड फॉर्म कर रहे हैं जो FeOH का, वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, तो उसके लिए नेगेटिव आयन चाहिए टू न्यूट्रलाइज और कोगुलेट इट, ठीक। अच्छा, इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोल कैसे रहे हैं, यहाँ पे तो OH है यार, यहाँ पे तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो Fe3OH है ये एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक, फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में बनाता है।
दीज पार्टिकल जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं Fe3+ आयंस। दीज पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं Fe3+ आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग सॉल्यूशन, यानी सराउंडिंग सॉल्यूशन से Fe3+ लेते हैं और जो पूरा मॉलिक्यूल होता है उसके चारों तरफ Fe3+ आयंस आ जाते हैं। तो मींस Fe3+ आयंस स्टिक टू द सरफेस, उसकी सरफेस पे क्या आ जाते हैं, पूरा स्टिक हो जाते हैं, किसकी, फेरस सल्फेट की, फेरिक हाइड्रोक्साइड की पार्टिकल्स की। तो यहाँ से हमारे पास जो Fe3+ है वो एक पूरा कंपाउंड के ऊपर आ गया, उसकी सरफेस के ऊपर पूरा के बैठ गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई निगेटिव आयन कंपाउंड चाहिए उसी के बराबर। तो यहाँ पे वो हमारे पास बराबर कौन था, वो हमारे पास था कैल्शियम फॉस्फेट, जिसमें से फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3- और Fe की वैलेंसी होती है 3+। तो यहाँ से तभी इसको क्या कर पाएगा, एक एनायन क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब समझ आया। तो हमारे पास ऑप्शन 3 उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कह रहा है। ठीक है, लिस्ट 1 हम लोग देखा, लिस्ट 1 में एंटी माइक्रोबियल्स हैं और उनके नेम से। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा हुआ है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो हमेशा पेनिसिलिन में जाता है। इसमें जाता है हमारे पास पेनिसिलिन में। अच्छा, हमारे पास 2 होते हैं, अगर आप लोग को शायद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। पेनिसिलिन हमारे पास 2 होती हैं, या तो जी होता है या तो वी होता है। जो वी होता है वो एज अ ओरल दिया जाता है, या ना एज अ मेडिसिन के फॉर्म में, और जो एज अ जी होता है वो इंट्रावेनसली के फॉर्म में दिया जाता है, यानी नस से दिया जाता है। ठीक है, नर्व से इंजेक्शन के थ्रू आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को नहीं, मतलब जिसको परेशानी उसको दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट नेम अगर कभी आ जाए तो इसको हम लोग पेनजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नेम पता है, इसका नेम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। खैर ठीक है, अब जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इट है लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, टिपिकली या तो ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। दोनों नहीं होते, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है वो इफेक्टिव फॉर मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब इसके अगेंस्ट पॉजिटिवली की तरह ऐड करके इसको खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक, अब हमारे पास आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भाई क्या होगा, मान लो हम लोग को कुछ वाउंड हो गया, या फिर क्या कहते हैं कुछ स्किन बर्न हो गई, या कुछ कट लग गया, तो उस पर हमने एंटीसेप्टिक लगाया, उसको क्या किया, प्रिवेंट किया। तो इसी वजह से एंटीसेप्टिक एक केमिकल एजेंट है यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज लाइक स्किन टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ से हमें क्या करती है, बचाती है। इसीलिए कहते हैं चोट को खुला नहीं रखना चाहिए, उस पर कुछ एंटीसेप्टिक लगा लो, बोरोड प्लस लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फ्यूरेसिन, जिसका कॉमन नेम है नाइट्रोफ्यूराजोन। क्या है, नाइट्रोफ्यूराजोन, यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स एंड बर्न्स। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होगा भाई, हमें बचाना। यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन लिविंग सरफेसेस। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई टेबल है, उसमें टर्माइट्स लग गए, तो हमने उसमें क्या किया, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया, वो सारे हटाए। तो यहाँ पे SO2 इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव स्पेशली इन द फूड, बेवरेजेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या हो रहा है, ये एक्ट करता है एज अ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया विच इज बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बोथ कौन नहीं था हमारे पास, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या था, पेनिसिलिन जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरेमफेनिकॉल। क्या है, क्लोरेमफेनिकॉल इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसको और मतलब इसका दूसरा नेम भी यही है। ठीक, समझ आए। तो अब हम लोग को सारे के सारे यहाँ पे मैच द कॉलम्स मिल गए। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी, एंटीसेप्टिक ये हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये हो गया, डिसइंफेक्टेंट फ्यूरासिन हो गया। नहीं 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 नहीं, एंटीसेप्टिक फ्यूरासिन गया था, डिसइंफेक्टेंट SO2 गया था, और ये वाला ये गया था, और ये वाला ये गया था। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। तो यानी A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकंड, तो D का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म व्हेन 2 अमीनो एसिड्स A एंड B। अच्छा, मतलब मेरे पास 2 अमीनो एसिड दे रखे हुए हैं, A और B दे रखे हुए, साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब पता है ना, मेरे पास COOH है और मेरे पास NH2 है। तो यहाँ से ये इस तरह इसका वाटर निकल जाना। ठीक है, तो यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O और NH बनना। भाई मतलब एक एमिनो एसिड का अमीन वाला ग्रुप यानी NH2, एक एमिनो एसिड का COOH वाला ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
दोनों में से वाटर का रिमूवल कराते हैं, तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इस तरह, चलो मैं H को भी ऊपर दिखा देता हूँ, इस तरह जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ऐसे कितने साइक्लिक पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे होंगे ए और बी के बीच में, तो देख लेते हैं। अच्छा, साइक्लिक मतलब बन रहे हैं ना, तो साइक्लिक मतलब समझते हो ना कि मतलब सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर मान लो अगर हम ए बी ले लेते हैं इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए बी ए ले लेते हैं इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए मतलब बी ए ले लेते हैं, तब भी देखो तुम अगर ए से चलोगे बी फिर उसके बाद ए है ना, तो देखो इस तरह, तो देखो ए से चले बी से चले ए, फिर ए पे पहुंच गए, ठीक। फिर देखो ए से चले बी से चले ए, फिर ए से पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, ए से बी पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, ए बी से चले ए पहुंच गए। यहाँ पे क्या है, बी से चले ए पे पहुंच गए। तो मतलब साइक्लिक में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करनी चाहिए। अब ऐसे कितने बन सकते हैं खुद ही बताओ जरा। तो ऐसे अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो बनते हैं 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 क्या हो जाता है, करेक्ट। अब देखो हमारे पास पहले कितने हैं, पहले हमारे पास ए और बी लेना है ना, तो हमने क्या किया, ए ले लिया, ठीक। देखो ए से चले फिर ए पे, इस तरह, ठीक। एक और हम लोग क्या ले सकते हैं, बी और बी ले सकते हैं। डिफरेंट है कि नहीं है कि अब की बार यहाँ पे बी से ही चले हुए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए बी कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार क्या किया, एक हटा दिया, तो अब की बार वो कैसे बनाएंगे, ए और बी। तो देखो ए से चले फिर बी पहुंचे, फिर बी से ए पहुंच गए, ठीक। अब की बार अगर हम लोग बी ए ले लेंगे तो भी यही हो जाएगा। अगर हम लोग ए बी ए ले लेंगे तो भी यही हो जाएगा। तो यानी ये दोनों तो नहीं आएंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। अब की बार हम लोग डबल बी उठाते हैं, बी और ए, ये तो डिफरेंट है ना। तो अब की बार बी और ए, यानी बी से चले ए और देखो साइक्लिक भी बन रहा है, मतलब बता रहा हूँ साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब अगर हम लोग बी उठाते हैं तब भी अलग हो जाएगा, और हम लोग क्या कहते हैं ए बी उठाते हैं तब भी सब कुछ सेम ही चल रहा है, तो कुछ डिफरेंट नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमारे पास बस ये 4 बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बन कितने रहे हैं, 4 एमिनो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी 4 ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है, पता है क्या है, अगर तुम्हें 3 एमिनो एसिड देता है तो 2 की पावर 3 करो 8 बन जाएगा। अगर 2 एमिनो एसिड दिया है तो 2 की पावर 2 करो 4 बन जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ऐसे ट्रिक के फॉर्म में देखो, बात खत्म करो। इसका मतलब मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2 की पावर n वाला। n जो है मेरे पास कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है, जितने हैं उतने रख दो। अगर 4 आ जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। 5 आ जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, कैल्शियम। अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, पोटेशियम दे रखा हुआ है, रुबिडियम दे रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम दे रखा हुआ है, अच्छा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम दे रखा हुआ है, कैल्शियम दे रखा हुआ है। ये प्लस 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 2 प्लस 2 प्लस। अच्छा अब इसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। अब तुमको यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, हायर चार्ज हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक। अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक। इतने दोनों से काम तुम्हारा चल जाएगा। तुमको हाइड्रेशन एंथैल्पी पहचाननी आनी चाहिए। तुमको यहाँ से थोड़ा सा ये भी चाहो तो देख लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। हाइड्रेशन एंथैल्पी सिर्फ वही है कि हम लोग कितने मोल ऑफ गैसियस आयन को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। मतलब अब भाई डिसॉल्व कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं, यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बस वही चीज है। इट इज अ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन। इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच हाइड्रेशन है, एच ये हाइड्रेशन बता रहा है, डेल्टा एच हमारे पास एंथैल्पी होता है, ठीक। तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। अब डिपेंड कैसे कर रहा है, चार्ज ऑफ आयन होंगे हायर चार्ज मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनिक रेडियस जितना छोटा आयन उतना मतलब उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहां से तुम लोग को अब इतनी बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो,
अच्छा अब यहाँ से एक बात बताओ, तो यहाँ पे सबसे छोटा, आज तुम लोग ने पढ़ा हुआ है ना, लेफ्ट से राइट जाते वक्त, लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो अब एक बार बताओ, ये एस ब्लॉक है, ठीक, ये हमारे पास ग्रुप S2 यानी ग्रुप 2 है, तो लेफ्ट से राइट जाते पहले पोटेशियम आता है फिर मैग्नीशियम आ रहा है, अरे मतलब उसके नीचे वाला, पहले पोटेशियम आ रहा है फिर कैल्शियम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, सोडियम होता है तो मैग्नीशियम होता है, तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त तो इसका मतलब साइज कम होगा, तो मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है पोटेशियम से, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की, ठीक है। तो पहले मैग्नीशियम ले लिया, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को कौन आएगा, कैल्शियम की पोटेशियम, इसके बाद हमारे पास आएगा कैल्शियम, क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है, तो मैग्नीशियम का साइज छोटा था तो इसीलिए मैग्नीशियम पहले आ गया। अब कौन आएगा, अब एक बार बताओ, यहाँ पे इसका साइज छोटा है, फिर इसका साइज बड़ा है, फिर इसका साइज बड़ा, तो सबसे छोटा साइज किसका है, पोटेशियम का, फिर हमारे पास रुबिडियम का, फिर हमारे पास कौन आ जाएगा, सीजियम का, क्योंकि यहाँ पे सबके चार्ज सेम है तो हमने साइज के अकॉर्डिंग देख लिया, बस। अब समझ आया पक्का अच्छे से। तो हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन है भाई। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम, यानी सी सबसे पहले आ रहा है, तो सी यानी ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास ई कैल्शियम आ रहा है, तो सी ई, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम ए, पोटेशियम ए, पोटेशियम ए, फिर उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम, बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर उसके नहीं है, यहाँ तो गलत हो गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया। कुछ समझ आया पक्का अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग हेयर EN इज इक्वल टू इथाइलिन डायमीन, ठीक है। कायरल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, देखो कायरल कॉम्प्लेक्स पता नहीं बहुत बच्चों को शायद पता नहीं दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए या तो तुम देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो CO सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, COS, लेकिन हम लोग सिर्फ POS भी देख लेते हैं तब भी हमारा काम चल जाता है, या फिर हम लोग देख लेते हैं सुपर इम्पोजिबल इमेज। सुपर इम्पोजिबल इमेज का मतलब है कि हम जब उसकी मान लेते हैं कि हमारे पास ये A है और उसकी हमने मिरर इमेज ड्रॉ करी A को, अब तुम A को एज इट इज उठाओ और इसके ऊपर रख दो, मतलब कहने का है तुम एज इट इज इसके ऊपर उठाओ और इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे रख दो, तो ये अगर पूरा एक के ऊपर एक अगर ढक जाए तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल इमेज। मान लेते हैं जैसे तुमने D को बनाया, ठीक है, और इधर तुमने उसकी इमेज बनाई तो D बनी, तो इसी D को उठाओ, इसकी जस्ट इसके ऊपर रख दो, तो अगर सुपर इम्पोज हो जाता है, उसके ऊपर पूरा ढक जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल इमेज। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो चीज गलत है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास, चलो हम लोग एक 1 बाय 1 ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास सिस दे रखा हुआ है, सिस का मतलब CM साइड, तो अगर बीच में हमारे पास प्लैटिनम है और दो साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिर क्लोरीन हो जाएंगे, क्लोरीन। इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन कैसे बनता है, CH2-CH2, डबल बॉन्ड लगाओगे तो इथाइलिन, लेकिन डाइअमीन है तो यहाँ से इस तरह NH2 और NH2 यहाँ से ये चला जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो इथाइलिन डाइअमीन इस तरह और EN यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो देखो दोनों सेम साइड है तो दोनों सेम साइड बना दिया। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज बना, अच्छा इसके इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है भाई, इसको तुम बीच से कट करो, नहीं होगा, इसको तुम सेंटर से कट करो, नहीं हो रहा है, देखो सब तरफ डिफरेंट आ रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अब तुम इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज बनाओगे प्लैटिनम, यहाँ पे इथाइलिन आएगा, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। अब तुम इसको उठा के देखो एज इट इज रखो, तो देखो इथाइलिन क्या क्लोरीन को छुपा पा रहा है, नहीं ना, क्लोरीन क्या इथाइलिन को छुपा पा रहा है, नहीं ना, तो इसीलिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, मेरे पास करेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 2 बनाओ, चलो जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है हमारे पास PTCl2, यानी अब की बार ट्रांस की बात कर रहे हैं तो ट्रांस बना लो इस तरह, अरे PT, ठीक है, Cl हमारे पास कितने ट्रांस में, यानी एक Cl इधर है और एक Cl इधर है और एक En इधर है और एक En इधर है। मुझे पता है मैं En के एक बॉन्ड बना रहा हूँ, En जो बनेगा वो हमारा बच्चों वो इस तरह बनेगा, मुझे ये बात पता है, तो यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसको क्या कहते हैं, कट करो जरा,
और अब तुम इसको इस तरह देखो, इसकी मिरर इमेज देखो, प्लैटिनम मिरर इमेज बनाओगे तब भी Cl और Cl ऐसे ही रहेगा, तब भी En और En ऐसे ही रहेगा। देखो इसके ऊपर इसको रखो, देखो सुपर इम्पोज हो रहा है तो कंप्लीटली ये ढक जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास PT6 वाला ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ से करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ POS है, COS है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज है, हैज ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो कि इसको हम लोग इनैंशियोमर भी बोलते हैं। और देखो ये हमारे पास है, इसी को जस्ट हम लोग ने इस तरह बनाया तो इस तरह बन गया। अब देखो इसको उठा के एज इट इज रखो, देखो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं ना, तो इस तरह, इसीलिए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, इसीलिए कायरल कंपाउंड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा। देखो तुमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेन लेंथ। मतलब मान लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन बॉइलिंग पॉइंट कम, 3 कार्बन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 4 कार्बन उससे ज्यादा, 5 उससे ज्यादा, 6 उससे ज्यादा, 7 उससे ज्यादा। तो जितनी ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, किसके, ब्रांचिंग के। मतलब कहने का है 1 2 3 4 ज्यादा, 1 2 3 4 थोड़ा सा कम। अब इसी को हम लोग क्या करें, अगर 5 ले लें तो ज्यादा, बहुत ज्यादा, ब्रांचिंग में थोड़ा सा कम, और पेंटेन में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रांचिंग का सबसे कम, चेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आओ देखते हैं, और डेंसिटी का इसी का सब कुछ उल्टा। और हाँ, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, आओ अब देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, यहाँ पे देखो चेन लेंथ बढ़ती जा रही है, यहाँ पे चेन लेंथ कम है, यहाँ पे चेन लेंथ कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने ऑर्डर का साइन भी सही बना रखा। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो ए किसमें किसमें है, ए हमारे पास 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हम हटा देते हैं। ठीक, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पक्का। तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन का ज्यादा है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का आना चाहिए भाई, और फिर क्लोरीन का आना चाहिए, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो ए और सी वाला सही है, ए और सी वाला सही है, ए और बी तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में देखो ब्रांचिंग है, ब्रोमीन है, ब्रांचिंग है, ब्रोमीन है, ब्रांचिंग है, ब्रोमीन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज्यादा है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे कि भाई ब्रांचिंग के लिए अगर यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ब्रांचिंग और चेन के हिसाब से नहीं जा सकते, दोनों में ही 2 2 कार्बन। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये ऑर्डर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला भी करेक्ट हो गया। और डी वाला देखते हैं, डी में डेंसिटी में क्या है, जिसका या तो बॉइलिंग पॉइंट देखें, या तो मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, या तो ब्रांचिंग देख लेंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 कार्बन। अच्छा यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग देखते हैं अब ब्रांचिंग और देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज्यादा है, ठीक, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा कम है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 100 भी। तो सबसे पहले ये वाला होना चाहिए था, फिर ये वाला होना चाहिए था, फिर ये वाला होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे भी ऑर्डर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग भी ज्यादा, और एक क्लोरीन है, यानी अब ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए, यहाँ पे ब्रांचिंग थोड़ी सी और कम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर चेन है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ए सही है, सी सही है, डी मेरे पास गलत है, और ई सही है, यानी ए सी और ई, ए सी और ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों समझ आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। भाई अगर O2 माइनस है ऑक्साइड, O2 माइनस 2 माइनस है, O2 2 माइनस है तो पर ऑक्साइड, और O2 1 माइनस है तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं खाली बता देता हूँ, आपको सुनने की कोशिश करना। देखो जो O16 है ये हमारे पास होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक।
अगर इसको हम लोग निकालना चाहें तो इसको हम लोग MOT टेबल से भी निकाल के दिखा सकते हैं, वो बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,6, ठीक, ऑक्सीजन ना 2,8 मतलब 2,6, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो 2,8 आ गया, इसका मतलब 1s2 2s2 2p6, देखो P जो है पूरे सब फुलफिल हैं, तो यानी ये हमारे पास पहला वाला क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो पहला वाला डायमैग्नेटिक किसमें है, इसमें है और इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है, ठीक है। अब NO2 2 माइनस है, ठीक है, इसमें जब भी हमने अभी मैंने क्या बताया, जो O2 है ऑक्सीजन है, वो हमारे पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक हो जाता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे MOT टेबल अगर देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 1s2 2s2 मतलब सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2, ठीक है, यहाँ पे 2pz का 2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरह आता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और इस तरह आ जाएगा। देखो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16 इस तरह आता है, इसीलिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक क्या होता है O2। लेकिन अब की बात 2 माइनस और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसीलिए +1 और +1 इसको इसी तरह लिखते ही हैं, इसका करेक्ट फॉर्म ही है ये। तो देखो अब तो पेयर्ड हो गए, तो इसीलिए क्या चला जाता है डायमैग्नेटिक में, और अगर 15 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे तो अब 15 हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो जो O2 है वो डायमैग्नेटिक, O2 1 माइनस है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप ये टेबल आप लोग पहचानते हो, ये अबव 14 है, कैसी है, अबव 14, और बिलो 14 में हमारे पास कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये जो 2pz है ये उठ करके इधर आ जाता है, सिग्मा 2pz इस तरह, बाकी सब कुछ टेबल एज इट इज ही लिखी जाती है, ठीक, समझ आया सभी को, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मॉन प्रोसेस फॉर मेटल रिफाइनिंग। मॉन प्रोसेस हमेशा निकिल के मेटल रिफाइनिंग के लिए होता है। पहले जब हमारे पास निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास NiCO4 बनाता है, ठीक, तो यहाँ पे 4 CO तो यहाँ, और टेम्परेचर चलता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये हमारे पास इम्प्योर निकिल से प्योर निकिल बनाने तक की का एक रास्ता होता है, प्योर मेटल, ठीक है, जिसके प्रोसेस कौन कर रहा है, मॉन प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निकिल CO कार्बोनिल के साथ उसके 4 जो है वो इस तरह हो जाता है। अब बहुत देख लेते हैं कि मॉन प्रोसेस होता कैसे। हमारे पास ये पूरी एक रिएक्शन होती है, ये हमारे पास एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, तो उड़ जाता है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड निकल है रिएक्ट करता है CO गैस के साथ, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल इसीलिए रिएक्शन हो जाती है क्योंकि वापस एटमॉस्फेयर उसके साथ ब्रेक डाउन होता है। अब की बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहले यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है इन लोग को रिएक्ट कराना, फिर जब इसको ब्रेक डाउन कराते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वापस से ही उसी फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। फिर जो प्योर निकिल होता है वो डिपॉजिटेड एज अ सॉलिड के तरह हो जाता है, और CO2 जो CO है सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड वो वापस से रिसाइकल्ड होके निकल जाती है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, प्योर निकिल हम लोग को मिल जाता है इस तरह। समझ आए, यही है हमारे पास मॉन प्रोसेस, और ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन टैंक, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ से जो करता है, देखो ये सभी जो हैं वो हाइड्रोजन में यूज्ड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की स्टोरेज के लिए यूज नहीं होते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, सोडियम निकिल। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे सोडियम जो है वो वर्क नहीं करता है, इसकी जगह लैंथेनम वर्क करता है। इसकी जगह क्या वर्क करता है, लैंथेनम। तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम एग्जाम्पल देखोगे तुम्हें सोडियम मिलेगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा LaNi5 जी। लेकिन यहाँ पे हमें जो मतलब है वो मतलब है हमें सिर्फ और सिर्फ निकिल से। निकिल मदद करता है स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत एक लाइट गैस है, कंबस्टिबल गैस है, तुरंत क्या कहते हैं, फायर कैच करती है, इसीलिए उसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग निकिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को सोडियम से मतलब नहीं था, हम लोग को निकिल मिला, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो, कैन स्टोर हाइड्रोजन सेफली एंड कॉम्पैक्टली, can release hydrogen, it can release hydrogen when needed
अंडर मॉडरेट कंडीशन इट इज रिवर्सिबल, लाइट वेट और थर्मली स्टेबल हाइड्रोजन गैस होती है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे Na है हाइड्रोजन के साथ स्टोर कराते हैं तो हमारे पास ये क्या कंपाउंड बनता है, सोडियम निकलेट हाइड्रोजन, ठीक है यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम निकल हाइड्राइड। यहाँ पे भी ऐसे ही लैंथनम के साथ तो लैंथनम निकल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि यूज्ड इन हाइड्रोजन टैंक्स इन फ्यूल सेल्स लाइक टेक्नोलॉजीज। ठीक, समझ आया सभी को। तो हमारे पास ये आंसर Li मतलब Ni वाला करेक्ट हो जाता है, और इसके साथ हमेशा मोस्टली क्या रहता है, La ही रहता है, सोडियम करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ जब भी ये लोग पेपर बनाए तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएं, बच्चों को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि वो पढ़ के तो आता है ये, अब वो सोचता है कि यार ये तो पूरा ही कंपाउंड था, फिलहाल यूज होता है NaI। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 कह रहा है, ठीक है, रिएक्शन दे रखा है, उसका रिएजेंट दे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास तुमको इतनी बात ध्यान रखनी है, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो, क्लेमेंसन, या फिर हमारे पास वुल्फ किश्नर हो। ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, वुल्फ किश्नर Zn और Hg के प्रेजेंस में करता है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करता है। ठीक, और जो वुल्फ किश्नर होता है वो हमारे पास हाइड्राजीन की मदद से करता है, NH2 एक बेस लेते हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। तो अब तुमको दोनों रिएक्शन के रिएजेंट पता चल गए, ठीक है। तो अब देखो पहली बात, क्लेमेंसन रिडक्शन हमारे पास B का फोर्थ है, तो हमने क्या कर दिया, हमने B का फोर्थ लगा दिया। B का फोर्थ कहीं पे है, B का फोर्थ यहाँ पे भी है, तो B का फोर्थ, ओ भाई सब में दे रखा उन्होंने। अच्छा ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हमेशा ब्रोमाइड, देखो बोल रहा है ना, कहीं पे तुमको ब्रोमीन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे ब्रोमीन मिल रहा है, यानी C का हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास C का हमारे पास हो गया यहाँ से थर्ड हो गया, C का यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, C का हमारे पास यहाँ से थर्ड हो गया। तो हमेशा हाफमान ब्रोमाइड और NaOH, बहुत सी जगह इसको हम लोग NaOBr भी लिख देते हैं या फिर KOBr भी लिख देते हैं, अगर इसकी जगह हमें पोटेशियम दे रखा हो तो यहाँ से हमारे पास जो CONH2 है इसको कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री अमीन में और चेन लेंथ को शॉर्ट कर देता है। ठीक, अच्छा कैनिज़ारो रिएक्शन, ये हमेशा ही कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे कैनिज़ारो में लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, और रायमन तेनमान रिएक्शन अब तो बच गया, CHCl3 जो कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, CH3Cl को बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड और CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म में जो रिएक्शन होती है वो रायमन तेनमान रिएक्शन होती है। तो हमारे पास A का हो गया हमारे पास थर्ड, तो A का थर्ड हो गया। ठीक, B का फर्स्ट हो गया, तो B का नहीं B का हमारे पास फोर्थ हो गया, तो B का फोर्थ हो गया, C का फर्स्ट हो गया और D का सेकंड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहाँ से क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। क्लियर, सभी को अच्छे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट P फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास पूरा कंपाउंड दे रखा हुआ है, ये हमारे पास अमाइड दे रखा हुआ है और ये एज अ कीटोन के फॉर्म में दे रखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ भी कार्बन, इसके साथ भी कार्बन। ठीक है, पहले कह रहा है जिंक और Hg के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे इनको कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन दुष्ट है तो नहीं लिखेंगे वो। तो यहाँ से क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O है वो हट जाता है, उसकी जगह CH2 आ जाता है। मतलब कहने का है, देखो फिनाइल को मैं PH लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, इसका C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ कार्बन है, बाकी ये पूरा ग्रुप लगा हुआ, मैं उसको नहीं लिख रहा। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड मतलब HCl की प्रेजेंस में और जिंक और एमैल्गम की प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके पास जाते हैं, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाते हैं, तो यहाँ से इसको हटा दोगे तो यहाँ पे CH2 ही आएगा ना, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो ये बस वो वही चीज़ है। तो पहले क्या करेगा, पहले इसका CH2 हटा देगा, पहले इसका CH2 हटा देगा। अब देखो यहाँ पे पहले कोई कंपाउंड हो ना, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड तो अपने आप ही सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत पड़ी नहीं ना। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी अमाइड होता है
तो उसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ से एल्यूमिनियम उसके साथ बॉन्ड बनाता है, फिर पूरी मैकेनिज्म होती है। हम मैकेनिज्म तक नहीं जा रहे, सिर्फ इतना ध्यान रखना ये एक रिडक्शन रिएक्शन की तरह ये भी एक्ट करता है, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा, यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लैसेंगे टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन। हाँ जाहिर सी बात है, देखो जो दिस टेस्ट इज यूज फॉर सिर्फ नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन और हैलोजन है, हाँ नाइट्रोजन हैलोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन हैलोजन नाइट्रोजन हैलोजन नाइट्रोजन हैलोजन, ठीक है। और इन्होंने नाइट्रोजन हैलोजन की बात करा, लेकिन तब जब वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही हो, और दूसरी बात यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो कार्बन के साथ। अब देखो नाइट्रोजन अटैच कहाँ है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन और हैलोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो इसी वजह से ये सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाती है। ये सही हो जाता है। लेसेंगे टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन की प्रेजेंस के लिए, नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्डेड हो कार्बन के साथ, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो फॉर पॉजिटिव रिजल्ट द एलिमेंट मस्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक NH4Cl विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट बिकॉज यहाँ पे जो N और Cl जो हैं वो एक कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कंपाउंड हो कैसे रहा होगा, ये पूरा कंपाउंड है, इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं Na के साथ, तो NaCl बनाता है और NaCN बनाता है। ये पॉजिटिव टेस्ट निकालता है नाइट्रोजन के लिए, ये पॉजिटिव टेस्ट निकालता है हैलोजन्स के लिए, इसलिए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए कार्बन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए। नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन्स की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सेक्शन बी में क्या कह रहा है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास वाटर डिकम्पोज एट 2300 केल्विन, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर इतना और 1 बार दे रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इतना दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc हमें दे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब Kc निकालना पड़ेगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो अब पहले रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे क्या दे रहा है हमारे पास। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा ये हमको Kp दे रखा हुआ है, क्योंकि प्रेशर के टर्म में दे रखा हुआ ना, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, तो सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग उसका Kp कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे। तो मान लेते हैं पहले मेरे पास x का मोल रहा होगा, ये लोग 0 0, मतलब कहने का है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई तो मतलब मेरे पास पूरी अभी एनर्जी है, तो मेरे पास पूरा x एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने कुछ वर्क करना स्टार्ट किया तो कुछ x एनर्जी जाने लगेगी, कुछ x एनर्जी क्या जाने लगेगी। तो मतलब पहले मेरे पास 1 मोल था, उस 1 मोल में से x एनर्जी जाने लगी। जो काम कर रहे होंगे तो वो होने लगा होगा, तो एक टाइम बाद वो पूरा हो जाएगा और ये x/2। तो यहाँ पे टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल मोल की बात कर रहे हैं, तो टोटल मोल हमारे पास क्या है, टोटल मोल हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये है, ठीक। तो 1 प्लस वो 1 माइनस x, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर x, फिर बीच में प्लस का साइन, x/2। टोटल मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस x/2 आ गया, ठीक है। अब यानी यहाँ से हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ गए। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं ना पार्शियल प्रेशर का, भाई कैसे, ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्ट के मोल्स, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट का मोल, और किसके टर्म में, पार्शियल प्रेशर। यानी हम लोग लिखेंगे K, हम लोग PH2 लिखेंगे, प्लस हमारे पास हाफ O2 है ना, तो O2 की पावर चढ़ जाएगी हाफ, और अपॉन में ऐसे ही हमारे पास वाटर हो जाएगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह, पहले टोटल मोल, यानी हमारे पास क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में जिसका मोल रख रहे हैं ऊपर, मान लेते हैं ऊपर सॉल्यूट का रख रहे हैं, तो ऊपर सॉल्यूट का और नीचे टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हमने H2O का लिया तो H2O, और यहाँ पे ये हो गया x का लिया तो नीचे टोटल मोल, x/2 का लिया नीचे टोटल मोल। अब इन सबको क्या किया हम लोग ने, एक फॉर्मूले में रख दिया, देखो PH2 PO2 की पावर हाफ और PH2 क्योंकि पार्शियल प्रेशर के टर्म में चल रहा है, ठीक है। अब उसकी जगह हम लोग ने सारे टोटल मोल्स पुटअप कर दिए, अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे
इसको कैलकुलेशन को थोड़ी अब देखने यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया। अगर यहाँ तक आंसर आ गया तो इसका मतलब आगे भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से हमें बस खाली x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, उसके अलावा कुछ करना है नहीं ना। तो अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में ये जो x/2 है, ठीक है, मतलब ये जो x/2 है ये डिनोमिनेटर का भी और सारे टर्म का भी ये सेम है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा, x डॉट, अब यहाँ पे x/2 की पावर हाफ है, तो मैं इसको √x/2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हाफ √ हटाते हैं तो हाफ आता है, तो बस वही चीज है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस तरह x माइनस का 1/x बचा, तो यहाँ पे 1/x माइनस हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लोग x √ हटाओगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, इस तरह x/2, x 3/2 हमारे पास हो जाएगा, x की पावर बचा हुआ √2, ये डिवाइड बाय अपॉन में 2 था ना, देखो x/2 था ना और इसका √ था, तो हमने x और √ को हमने 2 को नीचे ले लिया, देखो नीचे ले लिया और यहाँ पे इस तरह हो गया। अब क्लियर, अब कुछ समझ आया पक्का। अब हमारे पास जो kp की वैल्यू दे, भाई ये सब kp के टर्म में चला था, kp की वैल्यू दे रखी हुई है 2 × 10⁻³ अब 2 × 10⁻³ है। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, देखो रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका मतलब सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी बहुत फार होंगे, यानी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने मान लिया कि ये जो हमारे पास अल्फा है वो हमारे पास क्या है, 1 से बहुत छोटा है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो अल्फा यानी जो हम x है, मैंने उसको अब अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे 1 - अल्फा जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास ध्यान समझना, अब मैंने क्या किया, ये √2 को मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब जब √2 आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, 2 की पावर 3/2 जैसे अभी x के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 10 × पावर -3, 10 × पावर -3। ठीक, यहाँ पे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। ठीक, अब मैंने क्या किया, x की पावर को 3/2 से हटा दिया, तो इधर मैं ले आया, तो इधर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/2, तो मैं इसको ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, 10 की पावर -3 इंटू में 2/3, तो ये से ये कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, x = 2 × 10 की पावर -2, तो हमारे पास x कितना आ गया, 2 आ गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना और बने रहने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले सबके मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज पुटअप कर ली। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, x की वैल्यू को सॉल्व किया है, तो मैंने सिर्फ तुम्हें तरीका बताया कि कैसे x की वैल्यू को तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सबको समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml, ठीक है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, पीएच दे रखा है 12। अच्छा, पीएच हमारे पास 12 दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो इसका मतलब पीओएच आ जाएगा। सो pH/POH = 14, तो यहाँ पे ये इधर चला गया, तो पीओएच मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अच्छा, वॉल्यूम दे रखा हुआ 100 ml, 100 ml को हम लोग ने लीटर में चेंज कर दिया, तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये से ये मर गया, तो 0 ऊपर चला गया, तो 0.1 लीटर आ गया। और पीएच हम लोग को 12 दे रखा हुआ था। ठीक है, अब पीएच का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पीएच हो या पीओएच हो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, पी अगर H+ है तो यहाँ पे माइनस का log 10, यहाँ पे आता है H+। ठीक, और यहाँ पे पीओएच है, माइनस का log 10 और OH आ जाता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से log हटा रहे हैं, तो यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन सिर्फ ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर POH चढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर 2 आ गया, यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितना आ गया, 10 की पावर 2 आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो क्या अगर हम लोग मोलैलिटी निकाल लें, मोलैलिटी या मोलैरिटी अगर दोनों हम लोग कुछ भी निकाल लें, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ पे हम लोग के पास वॉल्यूम है नीचे, ठीक, और ऊपर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, 0.1, तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब मोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम भी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास देखो कितना आ गया, 0.01 मोल पर लीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब मोल्स ऑफ OH हमारे पास कितना है, OH का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन, देखो OH का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये दिया हुआ है 0.0, तो 0.01, क्योंकि मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, तो हमारे पास कौन कौन सी होती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो ये सब तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं। तो उसमें से हमारे पास मोल पर लीटर कौन सी चल रही है, हमारे पास मोलैरिटी चल रही है।
तो यहाँ से मोलैरिटी हो गया। वॉल्यूम हम लोग का 0.1 दिया हुआ है, तो हम लोग ने इसको क्या किया, हम लोग ने किसके मोल्स निकाल लिए, OH के हम लोग ने मोल्स निकाल लिए। ठीक, अब ये जो OH के मोल्स आए हैं हमारे पास, ये सब लीटर्स में है। अब इसको हम लोग मिली मोल्स मतलब मोल्स में, अब इसको हम लोग मिली मोल्स में कन्वर्ट करें। जब भी मिलीलीटर हो, मिली मोल्स हो, मिली सेंटीमीटर हो, तो हम उसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हम लोग ने 1000 से डिवाइड, तो ये इधर चला गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू आ गया 1000 मिली मोल। तो 1000 मिली मोल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 1 मोल है, क्योंकि ये 10 की पावर 3 ऊपर 1000 है, नीचे 10 की पावर 3 का फिर 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास कितने आ गए 1 मिली मोल्स आ गए। इतनी बात समझ आई। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो गिव्स आउट हमारे पास क्या हो जाएगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। अब एक OH माइनस की कंसंट्रेशन इतनी है, तो 2 के हम लोग उसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 मिली मोल ऑफ OH डिवाइड बाय 2 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 0.5। तो 0.5 इज यानी ये हमको x इंटू 10 की पावर -1, ये हमको पूरा दे रखा हुआ था इन्होंने, ये हमारे पास आंसर आया इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता भाई। यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे भी 0.5 रखते तो ये इससे भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाता 5 आ जाता। कुछ समझ आ रहा है ना पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। बहुत ईजी था, लेकिन बस खाली हमें थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ने की बस खाली यहाँ पे जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल, टंगस्टन और मैग्नीज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितने हमारे पास ब्रिज बॉन्ड्स होंगे, तो टंगस्टन 1 CO है, 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे तो कोई भी ब्रिज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसको मतलब बताओ। मैग्नीज वाला देखते हैं, 2 मैग्नीज है ना, तो 2 मैग्नीज बनाने पड़ेंगे। हर मैग्नीज के साथ अच्छा 1 CO ऐसे आया, 1 CO ऐसे आया, 1 CO 1 CO 1 CO, ठीक है। तो मैग्नीज यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, 1 CO 1 CO 1 CO 1 CO और 1 CO, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसी ने भी ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं करी। इसका मतलब यहाँ पे टोटल ब्रिज 0 + 0 = 0, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पे एक भी ब्रिज एलिमेंट की फॉर्मेशन यानी ब्रिज कार्बोनिल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। मैग्नीज कितने बॉन्ड बनाता है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बना रखा है, ठीक पक्का समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 mg ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी 12 × 10 हो जाएगा, प्लस मेरे पास 16 × में 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 120 + 16 यानी मेरे पास टोटल हो जाएगा 136, ठीक है, जो कि ये देखो यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। अब 17 mg दे रखा हुआ है 17, अब मिलीग्राम से अगर हम ग्राम में जाएंगे तो इसको 1000 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से 17 से अब हमने क्या किया मिलीग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2 0 ऊपर चले गए, तो 0.017 ग्राम हो जाएगा, ठीक। छोटी यूनिट से जब भी बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रख लो, ठीक। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के आ जाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या किया, हम लोग ने इसकी 10 की पावर को चढ़ा दिया। अब नीचे करोगे ना, तो नीचे हमारे पास हम लोग ने सिर्फ यहाँ तक लिया, तो 1 2 3 4, तो नीचे हमारे पास 4 आ गया। अब 10 की पावर 4 को ऊपर ले लोगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास 1.25 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गए। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन, अच्छा तुम लोग ने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है 8.40, लेकिन ये मिलीलीटर में, तो हम लोग को नीचे वाले मिलीलीटर में करना पड़ेगा। अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 22.4 लीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 इस तरह हो गया, ठीक। अच्छे समझ आए। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, इतने आ गए, अरे कहाँ गया, इतने आ गए, ठीक। 3.75 × 10 की पावर -4।
अब जब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए तो हम लोग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग एज अ फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। तुम लोग नहीं लगाते? जैसे मान लो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हमें कार्बन का हमें बताना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो वैसे ही नंबर ऑफ पर मॉलिक्यूल कितना डबल बॉन्ड का कॉम्पोजिशन है वही तो हम लोग बता रहे हैं एक तरह से। तो हमारे पास कार्बन का जैसे, तो कार्बन के ऊपर मॉलिक्यूलर मास और नीचे Na2CO3 का टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोकार्बन का नीचे नंबर ऑफ मोल्स और ऊपर हाइड्रोजन के मोल्स। तो यही तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता था। तो हाइड्रोजन के मोल्स हम लोग ने निकाले थे 1.25, हाइड्रोकार्बन के ना 1.25 इंटू 10 की पावर -4, और इसका हम लोग ने निकाला है 3.75 इंटू 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 से, और ये 1. ये चला जाता है हमारे पास 3 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट है। अब ये तो हो गया एक पूरे मेथड के साथ क्वेश्चन। एक शॉर्ट ट्रिक देखें, एक शॉर्ट ट्रिक तुम लोग ने शायद सुना हो, DBE, डिग्री ऑफ बॉन्ड अनसैचुरेशन। तो मतलब डिग्री ऑफ बॉन्ड अनसैचुरेशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कार्बन +1 माइनस अगर H/2 है, ठीक, प्लस हमारे पास नाइट्रोजन या 2 है, प्लस यहाँ पे हमारे पास या तो क्लोरीन 2 है, ठीक है, मतलब क्लोरीन/2 है, ठीक। अगर मतलब हाइड्रोजन है या तो नाइट्रोजन है या तो क्लोरीन है, तब ये हमारे पास फॉर्मूला लगता है। और कार्बन, अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही है, नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास कार्बन कितने, 9, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 1 + 10 हो गया, ठीक, माइनस। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14/2, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 हो जाएगा। तो देखो 10 - 7 हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो DBE होता है ये सिर्फ और सिर्फ बताता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं या फिर नंबर ऑफ रिंग कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग। तो उसका फॉर्मूला कार्बन +1, ठीक है, माइनस का H/2 हो या N/2 हो, तो या तो Cl/2 हो, मतलब या तो हैलोजेंस/2 हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग को कितने दिए हुए थे, यहाँ पे कितने 14 दिए हुए थे, तो 2 डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, और कार्बन 9 दिए हुए थे +1, हमारे पास टोटल 10 हो गया। अब क्लियर समझ है? तो ये एज ए शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में था, क्योंकि हम लोग अगर एग्जाम में अगर हम लोग को 1.14 सेकंड्स के अंदर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे ही स्पीड अप करके ही तो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, इतना दे रखा हुआ है, 1 प्रेशर दे रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, और बाकी यहाँ से हम लोग को गिब्स एनर्जी दे रखी है। अरे तो बहुत इजी हो गया, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ΔG0 माइनस का RT log, या फिर log ना लेकर के पहले हम लोग ln चलो ले लेते हैं, ln K, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर तो Kp हमारे टर्म में आ गया, और क्या करेंगे। अच्छा, और हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, अच्छा इस ln को अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो माइनस का RT 2.303 log 10 हमारे पास K आ जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे ΔG0 आ गया। अब हमारे पास ये हमारे पास K हम लोग को निकालना है, तो K हमारे पास K ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। लेकिन देखो इन्होंने बैकवर्ड की जगह KR दे रखा हो, यानी रिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे ध्यान दो 10 की पावर 3 और नीचे 10 की पावर 2, यानी ऊपर है हमारे पास 1000, नीचे हमारे पास 100, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 10। तो अगर 10 हो गया है तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास log is 10, तो ये 10 आ गया, हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। R की वैल्यू हम लोग लेंगे 8.3, जो कि इन्होंने बस इतनी दे रखी, तो हम लोग आगे लेने की जरूरत ही नहीं है। T हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, T, और इन्होंने दे रखा है भाई ln 10 हम लोग को दे रखा हुआ था यार, तो हम लोग इसको 2.3 ले सकते हैं इनटू में, और हमारे पास T टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 300, आगे माइनस का साइन है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.72 के अप्रॉक्स, यानी हमारा आंसर 6 किलो जूल आ जाएगा। ये पहले वैल्यू आएगी जूल में, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी किलो जूल में। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो
ये हमारे पास पहले क्या कहते हैं, इसको पूरा सॉल्व किया, RTA मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यूज रख के बताई हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, किलो जूल में था, मतलब जूल में था, किलो जूल में आंसर आ गया। तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, इसको हम लोग 6 ले सकते हैं। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, सिर्फ हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला भी इन्होंने एक तरह से सब कुछ देखो हिंट के फॉर्म में ही क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग which do not have odd number of pair of electrons। अच्छा ठीक है, मतलब odd number of electron नहीं होने चाहिए। अब कैसे देखते हैं, NO2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं कितने भाई, ऑक्सीजन 8 तो 2,6 तो कितने हो गए 6, नाइट्रोजन 7 तो 2,5 कितने हो गए 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 11, तो नहीं है, ठीक है हटा दो। ICl4 आयोडीन 7 प्लस क्लोरीन 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेकिन एक +1 -1 भी है, तो ऐड हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल कितना हो गया 7 7 14 और एक 15, यानी ये हमारे पास आ रहा है 11, ये हमारे पास आ रहा है 15। यहाँ देखते हैं Br वाला भी ऐसे ही हमारे पास कितने हो जाएंगे 7 7 14 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों है। क्लोरीन वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 7 + 6 हमारे पास हो जाएगा 13, तो यानी यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन होता है हमारे पास 5, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 6, लेकिन एक -1, तो 5 6 11, लेकिन यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास होता है हमारे पास 5, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 6, तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 11, तो यहाँ पे हमारे पास कितना 11 आ गया। अब ऑड नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ कहाँ पे नहीं है, एक BrF3 में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 और 7, ठीक है, एक यहाँ पे नहीं है, ठीक। और लेकिन तुम लोग ने एक बात ध्यान दिया, हम लोग ने इस नंबर को कभी इससे मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, हम लोग ने तो एक गेस फॉर्म में लिया। अब नंबर्स भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो नंबर मल्टीप्लाई करने पे जैसे हमारे पास ICl4 1- है, ठीक है, तो आयोडीन का होता है 7, ठीक है, क्लोरीन का 7 7 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 28, तो 28 + 7 हम लोग को कितना हो जाएगा 35, लेकिन एक -1 है तो वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 36। तो तुम लोग ने एक चीज़ गौर किया कि हम लोग जल्दबाजी में ऐसे भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर जाते हो। उस दिन मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, तो ऐसी उसकी एकदम सिली मिस्टेक हो रही थी। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग को पूरा लेके चलना है। अब देखो क्लोरीन हमारे पास कितना होता है 7, ऑक्सीजन हमारे पास O2 16, तो 16 + 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 23, तो देखो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को चेकआउट भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। अब समझ आया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो टोटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करो, उस क्वेश्चन में जितना कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करो। अब यहाँ पे NO2 है, हम लोग का 11 आ रहा था, हम लोग ने ऑड माना, देखते हैं तो यहाँ पे 7 है प्लस O2 16 है, तो फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है 23, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कंपाउंड A, ठीक है, ऑन 6 सेंटीमीटर TLC ग्लास प्लेट देखा है, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ द कंपाउंड A पूछ रहा है 10⁻⁻1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से रिटार्डेशन फैक्टर अगर पता है तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना तो होने से रहा। रिटार्डेशन फैक्टर हमेशा एक बेस लाइन को बताता है कि कहाँ से कोई मॉलिक्यूल जो है या कोई सब्सटेंस से मूव करना उसने स्टार्ट किया। एक बात करते हैं हम लोग सब्सटेंस की और एक बार बात करते हैं सॉल्वेंट की। देखो, एक कंपाउंड की और एक सॉल्वेंट की। तो ऊपर वाला जो लेते हैं वो कंपाउंड का लेते हैं, कंपाउंड ने कितना मूव किया, तो कंपाउंड ने, ये रहा कंपाउंड, तो कंपाउंड ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, लेकिन इसकी बेस लाइन जो स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से ये तो अलग हो गया हमारे पास, ठीक है, ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन हमारे जो कंपाउंड है उसकी जो बेस लाइन है उसकी ये दी हुई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है। तो 3.5 में से अगर हम लोग 0.5 को हटा देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि जो कि कंपाउंड A की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का उसका हमें कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमें जो 6 सेंटीमीटर उसने जो दिया हुआ है उसमें से देखो 6 सेंटीमीटर एक ऊपर ये जो एक्स्ट्रा है सॉल्वेंट का और एक नीचे एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 6 में से हमारे पास 0.5
प्लस 0.5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो 6 में से 1 गया तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 5, यानी ऊपर आ रहा है 3, नीचे आ रहा है 5। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, देखो जो रिटार्डेशन फैक्टर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेसलाइन, बेसलाइन से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन तो उससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो ऊपर वो 0.5 एक्स्ट्रा था तो उसको हटा दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे 0.5 एक्स्ट्रा था तो उसको हटा दिया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 इंटू 10 की पावर -1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आए, तो हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, हमारे पास 6 हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एक्स और वाई, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम शोन इन द फिगर। ठीक है, अच्छा पहली ग्राफ को तुम देखो, सब एक एक ग्राफ देखना बारी बारी। पहला ग्राफ देखो एकदम लीनियर है, यानी स्ट्रेट चेन है, यानी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सेकेंड में देखो वो लीनियर के बाद थोड़ा सा कांस्टेंट हो रहा है, यानी वो अपनी जो उसकी स्पीड है उसको कम कर रहा है, यानी थोड़ा सा कांस्टेंट होता जा रहा है। और आखिरी में एकदम लीनियर हो गया, तो पहले वाले में मतलब वो कांस्टेंट हो गया, तो पहले वाले में तुम ध्यान दो लीनियर दे रखा है, उसने बोला भी है लीनियर, दूसरे वाले में बोल भी रखा है एसिम्प्टोटिक, ASYMPTOTIC। इसका मतलब होता है कि हमारे में जो रिएक्शन जो ग्राफ बन रहा है उसमें पहले एक लीनियर लाइन शो करते हुए फिर एक कांस्टेंट लाइन की तरफ जा रहा है, यानी इसका ना ऑर्डर 1 हो रहा है ना ही 0 हो रहा है, इसका ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक। अच्छा, और ये तो कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये तो 0 ऑर्डर जा रहा है, ये लीनियर जा रहा है, तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, सभी रेट का रिएक्शन 1 है, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अच्छा कैसे भाई डिटरमाइंड नहीं हो रहा है, सबका तो पता चल रहा है ये फर्स्ट है, ये कुछ फ्रैक्शन में लाइज कर रहा है, ये 0 ऑर्डर है, तो सबका तो पता ही चल रहा है। इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, फर्स्ट का दे रखा है फर्स्ट और थर्ड का दे रखा है 0, हाँ बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड तो करेक्ट हो गया। इन सेकेंड रीजन द रिएक्शन रेट ऑफ ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर, नहीं ये बात तो गलत हो गई, ये यहाँ पे तो फ्रैक्शन में जा रहा है। इन रीजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द रेंज 0.1 से 0.9, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक रेंज हमको दे रखी है जो कि फ्रैक्शन में है, तो यानी ये बात सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी और ई क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया। तो 2 ऑप्शंस मेरे पास क्या हो गए, करेक्ट हो गए, पक्का। अब एक बार जो मैंने तुमको समझाया एक बार लिखा हुआ भी देख लो, लीनियर रीजन की बात करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है लीनियरली विद टाइम, ठीक है। तो जो रेट डिपेंड कर रहा है लीनियरली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज इनिशियली हाई, पहले क्या है बहुत हाई है, इंडिकेटिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अच्छा, एसिम्प्टोटिक रीजन का मतलब ही यही होता है कि रेट पहले इंक्रीज करेगा बट स्टार्ट टू लेवल ऑफ, फिर धीरे 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 या तो वो कांस्टेंट हो जाएगा या तो कम होना चालू हो जाएगा। तो द रेट इज इंक्रीजिंग बट इट डज नॉट इंक्रीज लीनियरली, पहले तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर लीनियरली इंक्रीज कहाँ कर रहा है, इस तरह, सजेस्टिंग द ऑर्डर इज फ्रैक्शन पॉसिबल बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू, जो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखी हुई है। रीजन 3 की बात करें तो कांस्टेंट रीजन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, द रेट बिकम कांस्टेंट विद टाइम, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, टिपिकली ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा पाया जाता है। क्लियर, अच्छे समझा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 2 करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ऑन कंसंट्रेशन। अच्छा, 2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, एक ए और एक बी, जो स्ट्रेट रहता है वो हमारे पास रहता है स्ट्रॉन्ग, जो कर्व में रहता है वो हमारे पास रहता है वीक, ये याद कर लो, ठीक है। इसे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो डॉट लगा हुआ है, ठीक। फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटेशन, अच्छा जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्स्ट्रापोलेटेशन से नहीं जाते हैं, वो किससे जाते हैं, वो जाते हैं कोहल-रॉश लॉ से, कोहल-रॉश लॉ से वो जाते हैं, क्योंकि कोहल-रॉश लॉ बनाया ही इसीलिए गया है, इट डिफाइंड एज फॉर टू फाइंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, ठीक है, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है वर्सेस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा है, इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ सही है। इस इंटरप्ट टू इक्वल टू, हाँ इंटरप्ट कर रहा है बीच से, ठीक है, ये भी बात, यानी हमारे पास ये तो ग्राफ भी बता रहा है और ये बात सही भी है।
एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर बी इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो बी है वो हमारे पास 0 है। बी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यार, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पहले इतना कंटेनर था जिसमें NaCl था, तो इसमें NaCl के 2 मोल्स थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, डाइल्यूशन को बहुत ज़्यादा कर दिया है, अब इसमें NaCl के, तब भी भाई उसका 1 मोल तो रहेगा ही, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका हमारे पास जो मोल होता है वो 1 होता है, या लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 0 कह दिया, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A एंड B कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लैम्डा फॉर इंडिविजुअल आयंस। अच्छा, फॉर इंडिविजुअल आयन, यानी यहाँ पे हम लोग की बात कर रहा है एट कंडक्टिविटी लैम्डा 0। हाँ, ये बात सही है, जो मोलार कंडक्टिविटी है वो A और B हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम लोग उससे इन कैलरॉश लॉ से, तो यानी हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग दोनों को ही कैलरॉश लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट A की हो या फिर B की हो। क्लियर, पक्का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर यानी 2 हैं वो हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, एक ये वाला करेक्ट हो जाएगा, एक बी वाला करेक्ट हो जाएगा, और जो इनकरेक्ट है वो हमारे पास एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, यानी 2 इनकरेक्ट हैं और 2 हमारे पास क्या हो गए यहाँ से करेक्ट हो गए। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा पूरा पेपर हो गया है 29 का जनवरी का 2023, हम लोग ने पूरा का पूरा ये पेपर हम लोग ने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। क्लियर, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे शिफ्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से शिफ्ट 2 29 जनवरी 2023 का। क्लियर, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो शिफ्ट 2 के साथ। बाय बाय।